हेलो दोस्तों, हमारे चैनल विवेक भी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर 2023 और आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपका पहला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हर साल 7 अक्टूबर का दिन विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कपास क्षेत्र को बढ़ावा देना, उसमें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। विश्व कपास दिवस 2023 की थीम क्या है? इस साल की थीम क्या है बताइए? कि खेत से लेकर फैशन तक सभी के लिए कपास को उचित और टिकाऊ बनाना। इस साल जो है 2023 की थीम क्या है? खेत से लेकर फैशन तक सभी के लिए कपास को उचित और टिकाऊ बनाना। और वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन है दलाई लामा, सुनीता कृष्णन, नरगिस मोहम्मदी या फिर अरुंधति राय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 को। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ईरान की मानव अधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नरगिस मोहम्मदी एक मानव अधिकार कार्यकर्ता है। नरगिस मोहम्मदी जो है महिलाओं के लिए जो है कि आवाज़ उठाती रहती हैं। इसके लिए इनको जो है कि कई बार जेल भी जाना पड़ चुका है और इस बार जो है 2023 को जब ये नोबेल पुरस्कार उनको मिल रहा है तो वो अभी जेल में ही है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर भोपाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। ठीक है, आपका बेंगलुरु में जो है न्यू लिटरेचर फेस्टिवल का जो है कि आयोजन होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन 7 और 8 अक्टूबर 2023 को बेंगलुरु के येमलूर में न्यू एकेडमी में होने वाला है। ठीक है, इस वर्ष इस कार्यक्रम का थीम क्या है? व्हाट इज चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज, मतलब कहानियों के बिना बचपन कैसा। ये जो है कि इस बार की थीम है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में कलारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह निम्न में से किसका प्रमुख व्यंजन है? बताइए। आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर लद्दाख। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कलारी जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले का प्रमुख व्यंजन है। कलारी क्या है? कलारी एक प्रकार का पनीर है। इसको जो है कि जीआई टैग मिला है, जो है कि यह जम्मू कश्मीर का यह व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है? ऑप्शन है लीना तिवारी, सावित्री जिंदल, रोशनी नाडर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल जो है हाल ही में ऐसी महिला हैं जो भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सावित्री देवी जिंदल एक भारतीय व्यवसायी और राजनीतिज्ञ है। मतलब यह है जो है कि एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन है। ठीक है, वह ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन थी।
मतलब ओपी जिंदल ग्रुप की पहले से चेयरपर्सन थी। यह जो है कि महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। जो है कि जिंदल परिवार की कुल संपत्ति 20.5 अरब डॉलर है। ठीक है, इनके जो है कि जो ये सावित्री देवी जिंदल हैं, यह इनकी जो है कि कुल संपत्ति कितनी है, नेटवर्थ कितनी है, 20.5 अरब डॉलर है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन है रेखा सिन्हा, वंदना शिवा, रिद्धिमा पांडे या फिर डॉक्टर जोईता गुप्ता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर जोईता गुप्ता। डॉक्टर जोईता गुप्ता को जो है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को नीदरलैंड में एक समारोह में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डच साइंस में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पुरस्कार समारोह का आयोजक कौन था, मतलब आयोजन करने वाला पुरस्कार, ये पुरस्कार समारोह का आयोजन करने वाला कौन था? डच रिसर्च काउंसिल। ठीक है, स्पिनोजा पुरस्कार को डच नोबेल के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, इनका जो है स्पिनोजा पुरस्कार को किसके रूप में माना जाता है? डच नोबेल के रूप में। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया गया? आपका ऑप्शन है 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या फिर 6 अक्टूबर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को जो है कि विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन सेरेब्रल पाल्सी की स्थिति से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस का थीम क्या रखा गया है? टुगेदर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, चलिए यह थीम एकता, सहयोग और आपसी समर्थन के महत्व पर प्रकाश डालता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो आपका ऑप्शन बी जो है कि सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरियों आरक्षित होंगी वन विभाग को छोड़कर। मतलब जो है कि आपका वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में जो है 35% आरक्षित रहेगी सीटें महिलाओं के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश पंचायतों और शहरी निकायों के चुनावों में जो है कि 50% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है राकेश शर्मा, रघु श्रीनिवासन, श्री मुनीश कपूर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री मुनीश कपूर। श्री मुनीश कपूर जो हैं वो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 3 अक्टूबर से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मनीष कपूर को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले मनीष कपूर मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के सचिव थे। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम वरीयता सूचकांक किसने लागू किया है? बताइए, आईसीआईसीआई ने या फिर एचडीएफसी बैंक ने, पीएनबी में या फिर यूसीओ ने? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है,
HDFC बैंक ने जो है कि NPS वरीयता सूचकांक लॉन्च किया। ठीक है, चलिए NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम वरीयता सूचकांक पहली बार जारी की गई है। जारीकर्ता कौन है? HDFC बैंक। लागू कब से होगा? 1 अक्टूबर 2023 से लागू हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना में जो है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर रुकते हैं और जो है कि वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।